गर्मी में जादुई मटके के अंदर ठंडा गांव। ओह सरला, आपकी बार तो बड़ी बेजोड़ वाली गर्मी पड़ रही है। हाँ जी, इस निगोड़ी गर्मी ने तो बड़ा सता रखा है। सूरज चढ़ने के साथ तड़के सवेरे सवेरे ही चिलचिलाती धूप छा जा रही है। तभी चाक पर मिट्टी के मटके बनाते हुए मोहन चिड़चिड़े मिजाज में बोलता है। अरे सरला, मिट्टी को अच्छे से रौंदो, मटका बिल्कुल निखर नहीं रहा है, बार बार तिरछा हो रहा है। एक तो पहले ही ग्राहक मिट्टी की वस्तुएं जल्दी से खरीदने को राजी नहीं होते। अजी, तुम मुझ पर क्यों राशन पानी लेकर चढ़ रहे हो? धूप इतनी कड़क की है कि बार बार मिट्टी सूखी जा रही है। मैं तो तुम्हें बोल बोल कर थक गई। कोई दूसरा काम धाम ढूंढ लो। मिट्टी के मटके और बर्तन बनाकर तुम हमारे बाल बच्चों को भी मिट्टी की तकदीर दोगे। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो मिट्टी के बर्तन बनाएंगे और पेट काट कर खाएंगे। झुंझला कर सरला मोहन को बुरा भला सुना रही होती है। तभी पड़ोसन काशी आती है। अरे क्या हो गया? क्यों सवेरे सवेरे दोनों मर्द लुगाई झगड़ा कर रहे हो? क्या करूं काशी मौसी, ये गरीबी देखकर मैं उकता गई हूँ। मैं ना सर पर एक पक्की छत है, ना बाल बच्चे का भविष्य बन रहा है। ऊपर वाले ने इस मटियापुर गांव वालों को इतना गरीब क्यों बनाया है? सरला, ऐसे दोष नहीं लगाते। और क्या दुख है तुझे? भूखे तो नहीं सो रही है ना किसी के सामने हाथ पसारना पड़ रहा है। रोज की भागे की रोटी तो खाने को मिल रही है। इतने में किसान बिरजू खेत के आलू लेके आता है। जयराम जी की काशी काकी, ये लो, खेत की पहली फसल में से आलू तोड़ कर लाया हूँ, बढ़िया दम आलू बनाकर खिलाना। हाँ क्यों नहीं बिरजू, ऊपर वाला तुझे 10 खेत का मालिक बनाए ताकि मुझ जैसी गरीब को उसे मक्खी चूस मुखिया के खेत में जाकर काम न करना पड़े, बल्कि तेरे खेत में बनिहारी करके खा लूंगी। ऐसा कहते हुए बूढ़ी काशी की आंखें दिल में भरे दुख से डबडबा जाती हैं। चिंता मत करो काकी, वो दिन दूर नहीं जब हमारे मटियापुर गांव से दुख भरे दिन सुख में बदलेंगे, और फिर हम भी इस फूस की मढ़ाई में नहीं बल्कि मुखिया जी के जैसे 4 मंजिला वाले मकान में बनाकर रहेंगे। सल्ला भौजाई, ये लो तुम्हारे हिस्से के आलू। मटियापुर गांव के निवासी बड़े गरीब थे। गांव में ज्यादातर कुम्हार बसे हुए थे और कुछ लोग किसानी करके खेती बाड़ी उपजाते थे। किसानों कुम्हार दोनों वर्ग का रोजगार का सहारा गांव में बहती गंगा नदी थी, जिसके किनारे की मिट्टी लाकर कुम्हार मटके बर्तन बनाते और नदी के पानी से किसान फसल की सिंचाई करते, मगर जल के बदले उन्हें लालची मुखिया को कर चुकाना पड़ता था। क्या मटियापुर गांव मुखिया के गुलामी से कभी उभर पाएगा? अरे फुलवा, अंदर से सारे मिट्टी के मटके ले आओ। हाँ जी लाई, ये लो, ये मटके और ये मिट्टी के फूलदान और बर्तन। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। सुनो, इस साल तो बबलू का दाखिला स्कूल में दिलवा दोगे ना? फुलवा के पूछने पर मदन रूखा सा जवाब देता है। फुलवा, तुझको कितनी बार बोला है जाते समय मत टोका कर, पैसे जुड़ेंगे तभी तो दाखिला करवाऊंगा। मदन मोहन दोनों एक साथ कहर बरसाती गर्मी में मिट्टी के बर्तन बेचने निकल पड़ते हैं। इस बार तो बड़ी तंगड़ी गर्मी है। सूरज की किरण फूटने के साथ गर्मी की कहर बरसती है। ऊपर से चाक चलने में माथे से टप टप पसीना चूता है, और उस हिसाब से बर्तनों का मोल भी नहीं मिलता। अरे ऐसे में हम जैसे गरीब कुम्हारों का परिवार किस तरह अपने परिवार को कमा कर खिलाएगा? धरती मैया ही बेड़ा पार लगाएंगी अब तो। पसीने में लथपथ दोनों एक घने पेड़ की छांव देखकर कहते हैं। चल मोहन, उस छायादार पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खा लेते हैं। दोनों जैसे ही पेड़ के पास आते, एक बुढ़िया जिसके पूरे शरीर में कोढ़ निकला हुआ था, आते जाते लोगों के आगे गिर गिर कर भीख मांग रही थी। भगवान के लिए एक रोटी खिला दो, थोड़े फल दिलवा दो, बड़े दिन से कुछ नहीं खाया। तभी मुखिया मखमली धोती कुर्ता पहने उसी राह से गुजरता है। तभी मुनीब घिन खाते हुए बोला, राम राम मुखिया, दूर होकर चलिएगा, इस बुढ़िया को कोड़न है, पता चले हमें भी छुआछूत लग जाए। बुढ़िया मुखिया के पैर पर माथा पटक कर आंसू बहाते हुए विलाप करती है। साहब, मेरी दशा पर तरस खाई है, थोड़ा खाना खिला दो। पत्थर दिल मुखिया उसे जोर से लात मारता है। अरे चल हट बुढ़िया, अपने कोढ़ की बीमारी मुझको भी लगाएगी क्या? तुझको तो मैं एक खोटा सिक्का भी ना दूं। जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर। इतना कहकर घमंडी मुखिया चला जाता है। वहीं बुढ़िया घाव छिलने के चलते छटपटाने लगती है। बचाओ कोई। मदन मोहन नम्रता दिखाते हुए उसके पास आते हैं। अम्मा, आप ठीक तो हैं? पानी पिला दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बस अभी लाता हूँ अम्मा। मदन मटके में पानी भरकर लाता है। लो जी अम्मा, पानी पी लो। अम्मा, ये रोटी भी आप खा लो। भगवान तुम्हारे बाल बच्चों को आबाद रखे। बच्चों,
भूख से बेहाल बूढ़ी अम्मा रोटी खा लेती हैं। अम्मा आपका घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं बेटा, बहू बेटे के लिए मुझ बुढ़िया को 2 रोटी खिलाना भारी पड़ रहा था, इसलिए निकाल के फेंक दिया। अब ये पेड़ ही ठिकाना है। बोलते बोलते बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगती है। आप हमारे संग हमारे गांव चलिए अम्मा, हम आपके लिए एक झोपड़ी तैयार कर देंगे और रोटी भी हमारी पत्नी आपको पका कर खिला देंगी। बाजार से लौटते वक्त दोनों बुढ़िया को गांव में ले आते हैं, जिसके बाद से मटियापुर गांव का मानो सोया भाग्य जाग उठता है। खेतों में 10 गुणी फसल उपजाती हैं और कुम्हारों की बर्तन की बिक्री भी खूब होती है। गांव में खुशहाली आने लगती है। अम्मा जी, अब की बार अपने खेत में से मैंने 2 पूरे क्विंटल गेहूं की कटाई की है। ये थोड़ी फसल आपके लिए लाया हूँ, आप खाना। पर बेटा, ये तो तुम्हारी मेहनत का भाग है। तुमने इतनी भीषण गर्मी में मिट्टी जोती, बीज बोया, पसीना बहाकर फसल उपजाया, अपने लिए पक्का घर बनवा लो, गर्मी में चैन से रहो। अम्मा, घर भी जल्दी बन जाएगा, पर सचमुच अम्मा, जब से आप गांव में आई हो बरकत मिल रही है। अम्मा, आम की चटनी और गरम गरम रोटी पका कर लाई हूँ, खा लेना। अरे अपनी रोटी मैं आप ही पका लेती, देख पसीने से कैसे तर गई है। कोई बात नहीं अम्मा, आप भी हमारा परिवार हो। मुनीब खिड़की के बाहर से नजर गड़ाकर सब कुछ देखता है और मुखिया से जाकर आग में घी डालते हुए कहता है, मुखिया जी, अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, पूरा गांव उसे कपटी कोड़ी की सेवा पानी कर रहा है। पूरे गांव में कोड़ फैलाएगी ये। इन 2 कौड़ी के गरीब जात वालों का ये मजाल अभी बताता हूँ इन्हें। अजीब, वो गरीब गांव वाले अपनी मेहनत का कमा खा रहे हैं, तुम क्यों उनकी खुशी में भंग डाल रहे हो? गरीबों को मत सताओ। अरे कितनी बार कहा है तुम्हें लक्ष्मी, मेरे मसले में टांग मत अड़ाओ। लुगाई हो, लुगाई की तरह रहो। मुखिया अपने गुंडों के साथ गांव वालों के घरों को उजड़वा देता है और उनकी मिट्टी के मटके तोड़कर चूर चूर कर देता है। मेरे बापू के मटके मत तोड़ो, छोड़ दो इसे। हे, चल हट, दूर हट छोकरी। माँ देखो, रानी को चोट लग गई। अब भुग तो इस भयंकर गर्मी में बिना घर के रहने का परिणाम। पूरा गांव चिलचिलाती गर्मी में बेघर बात होकर बिलखते हुए विलाप करते हैं। लगभग 2 दिन और रात गुजर जाते हैं। हे ईश्वर, हम गरीबों के भाग्य में और कितना दुख भोगना लिखा है। वो मुखिया कभी सुखी नहीं रहेगा। मेरा तो पूरा शरीर गर्मी से झुलस गया है। गर्मी के कहर से सबके प्राण निकलने को हो जाते हैं। तभी वही कोढ़ी बुढ़िया उन्हें एक मटका देती है। घबराओ नहीं, तुमसे एक भी प्राण नाश नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें जादुई मटका गांव देती हूँ। अम्मा, इस छोटे से गांव में हमारा गांव कहाँ से समाएगा? जादू वगैरह कुछ नहीं होता। मदन जैसे ही मटके में झांकता है, उसे एक हरा भरा गांव नजर आता है। तभी बुढ़िया देवी बन जाती है। देखते ही देखते पूरा गांव अनोखा जादुई मटका गांव बन जाता है, जहां बिल्कुल बर्फ की जितनी ठंडक थी, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और हवा में शुद्धता थी। सबके घर विशाल मटके के आकार के थे। बंजर धरती उपजाऊ हो चुकी थी, जिसे देखकर गांव वाली आनंद से भर जाते हैं। अरे वाह जादुई मटका, गांव में तो कितनी सारी उपजाऊ जमीन है। अब हम में से किसी को भी आधा पेड़ नहीं खाना पड़ेगा। हम अपनी खेती खुद उपजाएंगे और पेट भर कर खाएंगे। माँ, पिताजी देखो, हमारा जादुई मटके वाला घर कितना प्यारा है। चलो अंदर चलते हैं। सब कोई अपने अपने जादुई विशाल मटके वाले घर के अंदर आते हैं, जो कि ठंडक से भरा हुआ था। इस मटके के घर में कितनी ठंडक है फुलवा, मुझे तो जाड़ा सा लग रहा है। बिल्कुल भी घमस या भभका नहीं। आज तो चैन की नींद पड़ेगी। ये मटके का घर कितना अनोखा है। मिट्टी का चूल्हा, बर्तन, सब कुछ है। आज तो मैं मीठे मीठे पकवान बनाकर खाऊंगी। काशी के इतना बोलते ही तरह तरह के पकवान उसके सामने पेश हो जाते हैं। हरी मोरी मैया, ये जादुई मटके के घर के दीवारों के कान भी हैं। बोलते ही टन से पकवान आ गया। क्या देख रही हो काशी मौसी, मालपुए खाओ। जादुई मटका घर की मीठी बोली सुनकर काशी कभी भय खाती तो कभी खिलखिला कर हंसती। वहीं पूरा गांव उस दिन खुशी से भरपेट खा पी कर चैन से सोते हैं और अब उनकी जिंदगानी जादुई मटका गांव के ठंडक भरे वातावरण में खुशी पूर्वक गुजरती है। जबकि मुखिया को उसके करने का फल मिलता है और उसके एयर कंडीशनर लगे घर में भी दिन रात आग बरसती है, जिससे उसका परिवार गर्मी में बहुत परेशान होता है। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये ढाबा नहीं, मेरे लिए मंदिर है और ये कस्टमर भगवान, जिन्हें मैं रोज अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती हूँ, और इसी से मेरा घर भी चलता है। राम सिंह सुमित्रा के पास आकर
सुमित्रा, कल से तुम इस ढाबे का खाना नहीं बनाओगी। मैंने ढाबे का खाना बनाने के लिए कोई और बावर्ची ढूंढ लिया है। लेकिन क्यों सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे ऐसी क्या गलती हो गई जो मुझे आप इस तरह काम से निकाल रहे हैं? मैं तो इस काम को हमेशा अपने मंदिर की तरह पूछती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे बताइए सेठ जी, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे उनका पेट पालूंगी? हाँ, बहुत देख ली तेरी ईमानदारी, लेकिन बस अब और नहीं। कल से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जहां सुमित्रा अपने काम की जगह को मंदिर मानती और ग्राहक को भगवान मानती थी, तो आखिर क्यों इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद भी राम सिंह उसको अपने ढाबे से निकाल रहा था? क्या सच में सुमित्रा ईमानदार थी या राम सिंह को उसकी कोई सच्चाई पता चल गई थी? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। माँ, आपके हाथ के खाने में तो जादू है। आप कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। अच्छा बाबा, बस करो अब, तुम तीनों सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। माँ, ऐसे हम नहीं सोने वाले। पहले आप हमारे साथ सोइए और हमको लोरी भी सुनाइए, क्योंकि जब आप लोरी सुनाती हैं तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है। अच्छा, तो मेरी राजकुमारियों को लोरी सुनना है? चलो ठीक है, आओ मेरे पास आकर सारे लेट जाओ, मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। सुमित्रा बड़े ही प्यार से अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाती है और उन्हें लोरी सुनाना शुरू करती है। सुमित्रा हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में अपनी 3 बेटियों को लेकर रहा करती थी। उसके पति का एक दर्दनाक बीमारी के साथ देहांत हो गया था। सुमित्रा अपने गांव के राम सिंह के बहुत बड़े ढाबे पर बावर्ची का काम करके अपनी तीनों बेटियों का पेट पालती थी। अगले दिन सुबह, सुनो कोमल, मैं जा रही हूँ ढाबे पर, तुम अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखना। मैंने खाना बना दिया है, तुम तीनों खाना खा लेना और कहीं दूर खेलने मत जाना। सुमित्रा अपनी तीनों बेटियों को छोड़कर ढाबे पर आकर अपने बावर्ची के काम पर लग जाती है। सुमित्रा, खाने में दाल मखनी और राजमा, शाही पनीर और तंदूरी रोटी बना लो। ग्राहकों का आने का टाइम हो गया है। जी मालिक, मैं अभी बनाती हूँ। सुमित्रा ढाबे पर आकर सभी के लिए दाल मखनी, शाही पनीर, राजमा, नान, चावल, पूरी बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद ढाबे पर बहुत से ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। 1 प्लेट दाल मखनी, 1 प्लेट शाही पनीर और नान लगा दीजिए, बहुत तेज भूख लग रही है। बस आप बैठिए, 5 मिनट में आपका खाना टेबल पर लगाते हैं। अब राम सिंह ग्राहकों के टेबल पर खाना भिजवाता है। सभी लोग खाने को खा रहे होते हैं और खाने की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। देखते ही देखते पूरा ढाबा ग्राहकों से भर जाता है। अरे रामलाल जी के ढाबे पर ये सुमित्रा कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। अरे सही कह रहे हो तुम, लेकिन अगर ज्यादा खाना खाया तो पेट तोंद में बदल जाएगी। चलो अब कल आएंगे सुमित्रा का स्वादिष्ट पकवान खाने। देर शाम राम सिंह अपने गले में दिन भर की कमाई गिन रहा होता है, जिसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए होते हैं, जिन्हें देख राम सिंह कहता है, अरे जब से सुमित्रा इस ढाबे पर काम करने आई है तब से मेरी कमाई 2 गुनी हो गई है। सुमित्रा देर शाम अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसको सरला रोकते हुए कहती है, सुनो सुनो सुमित्रा, अरे सुनती हो क्या? जी दीदी बोलिए। अच्छा हुआ तुम जो मुझे मिल गई रास्ते में ही। मैं तुम्हारे घर पर ही आ रही थी। मैंने सुना है कि तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। कल मेरे घर में छोटी सी पूजा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसका खाना बनाओ। अब अगले दिन सरला के घर में पूजा की तैयारी चल रही होती है, जहाँ पूजा का सारा पकवान सुमित्रा अपने हाथों से बना रही थी। सभी लोग सुमित्रा के हाथ से बने पकवान की बहुत तारीफ करते हैं। सरला, तुमने इस दावत का खाना कौन सी बावर्ची से बनवाया है? क्योंकि खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हम लोग तो उंगलियां चाटते चाटते नहीं थक रहे हैं। अब आए दिन लोग सुमित्रा को अपने घर पर बुलाकर ले जाते। कभी सुमित्रा अपने घर से खाना बनाकर लोगों को देती, क्योंकि सुमित्रा के हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आता है। तभी एक दिन, शुक्रिया सुमित्रा जो तुमने ये स्वादिष्ट पकवान बनाए। मेरे बच्चे तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। ये लो, तुम मेरी तरफ से ये कुछ पैसे रख लो। नहीं नहीं बिमला जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए ना। आप लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आया है, आप खाने की तारीफ करते हैं, मैं इसी में बहुत खुश हो जाती हूँ। नहीं सुमित्रा, तुम मेहनत करती हो और ये तुम्हारे हक के पैसे हैं। विमला सुमित्रा के बने हुए पकवान को लेकर उसके हाथ में कुछ पैसे देती है और वहां से अपने घर वापस लौट रही होती है। लेकिन तभी दूर खड़ा राम सिंह ये सभी चीज देख लेता है और खुद से कहता है, अच्छा, तो इसका मतलब सुमित्रा अपने घर से भी पकवान बनाकर लोगों को बेचती है। मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि लोग इसका पकवान न खाकर सिर्फ मेरे ढाबे पर ही आकर खाना खाएं। राम सिंह ढाबे पर आता है जहां पर मुकुल बैठा हुआ होता है। अरे क्या हुआ राम सिंह, आज तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? राम सिंह अब उसको अपने ढाबे की और सुमित्रा से जुड़ी सारी बात बताता है। अरे तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपने ढाबे पर सुमित्रा से भी अच्छा बावर्ची ले आओ ताकि लोग सिर्फ इस ढाबे पर ही आकर खाना खाएं और सुमित्रा के हाथ के खाने को भूल जाएं। तुम सही कह रहे हो मुकुल, मैं सुमित्रा को काम से निकाल कर एक दूसरा बावर्ची अपने ढाबे पर रखूंगा। अगले दिन हमेशा की तरह सुमित्रा ढाबे की रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहां पर राम सिंह आता है। सुमित्रा उठो यहाँ से, आज से तुम इस ढाबे का खाना नहीं बनाओगी। मैंने खाना बनाने के लिए दूसरे बावर्ची को रख लिया है। ये देखो, ये विपिन है और आज से यही इस ढाबे का सारा खाना बनाया करेगा। मैं तुम्हें अपने ढाबे से निकाल रहा हूँ। लेकिन क्यों सेठ जी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझे काम से यूं अचानक निकाल रहे हैं? मैंने तो हमेशा ईमानदारी से इस ढाबे पर काम किया है। भगवान के लिए मुझे यहाँ से मत निकालिए। मेरी छोटी छोटी 3 बेटियां हैं, मैं उनका पेट कैसे पालूंगी? राम सिंह अब जलील करके सुमित्रा को ढाबे से निकाल देता है और सुमित्रा अपने घर पर आ जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और घर का किराया टाइम से नहीं देने के कारण मकान मालिक भी उसको घर से निकाल देती है। अब वो अपनी तीनों बेटियों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही होती है, लेकिन उसकी कहीं भी रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। माँ माँ,
मैं अब और एक कदम नहीं चल पाऊंगी। सुबह से कुछ नहीं खाया है और खाली पेट अब मुझे चक्कर आ रहा है। कोमल की बातें सुनकर सुमित्रा बहुत घबरा जाती है और वहीं रुक जाती है। तभी सुमित्रा को पास में ही एक गहरा कुआं नजर आता है जो कचरे से भरा होता है, जिसे देख सुमित्रा अपने तीनों बेटियों से कहती है, सुनो मेरी बच्चियाँ, अभी हमारे पास रहने की कोई दूसरी जगह नहीं है और कोमल की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। एक काम करते हैं, इस कचरे से भरे हुए कुएं को हम तीनों मिलकर साफ करते हैं और इसके अंदर ही रहने चलते हैं। ठीक है माँ, चलो इस कचरे को मिलकर साफ कर लेते हैं। अब सुमित्रा अपनी तीनों बेटियों के साथ मिलकर उस कचरे से भरे कुएं को साफ करती है और उसके अंदर घुसकर रहने लगती है। अगले दिन सुबह कुछ लोग उस कुएं में कचरा फेंक रहे होते हैं। तभी सुमित्रा गुस्से में बाहर आकर कहती है, अरे तुम लोगों को दिखाई नहीं देता है क्या कि कोई इंसान इसके अंदर रह रहा है? जहाँ मन किया वहीं कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। खबरदार जो आज के बाद इस कुएं में किसी ने भी एक कचरा फेंका तो। अरे बड़ी पागल औरत है, इसको पता नहीं है क्या कि ये कुआं कई सालों पुराना है और यहाँ सिर्फ सब लोग इस कुएं में कचरा ही फेंकते हैं। अब कुछ दिनों से यहाँ आकर रहने लग गई है तो हम लोगों को ही कचरा फेंकने के लिए मना कर रही है। इस सालों पुराने कचरे के कुएं के लिए हमसे इतना लड़ रही है। अगर ये पानी का कुआं होता तो पता नहीं क्या करती। अब आए दिन सुमित्रा का लोगों से कचरे को कुएं में फेंकने के लिए लड़ाई होती, लेकिन फिर भी सुमित्रा रोज कचरे को कुएं से साफ करती और फिर उसी कुएं में रहने लगती। तभी एक दिन, पता नहीं हम लोगों का अपना घर कब होगा और न जाने कब तक हमें यूं ही लोगों के कठोर व्यवहार से गुजरना पड़ेगा। सुमित्रा उस कुएं में बैठकर ये सब बोल रही होती है कि तभी कुएं में से एक आवाज आती है, क्या हुआ सुमित्रा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं हूं ना, मैं करूंगा ना तुम्हारी मदद। कौन बोल रहा है? कौन हो आप? ये आवाज कहाँ से आ रही है? सुमित्रा घबराओ मत, ये आवाज इस कुएं में से आ रही है। ये कोई साधारण कुआं नहीं है, ये एक जादुई कुआं है जो कि कई सालों से श्रापित था। लेकिन तुमने यहाँ पर आकर इसे साफ किया और यहाँ पर रहना शुरू किया, जिस वजह से इस कुएं का श्राप खत्म हो गया है। इसलिए अब ये जादुई कुआं तुम्हारी मदद करना चाहता है। मैं सब कुछ जानता हूँ सुमित्रा कि तुम कितनी लाचारी से गुजर रही हो और उस सेठ ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, तुम कैसे बेघर हुई। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब यह जादुई कुआं तुम्हारी मदद करेगा। जादुई कुएं की बात सुनकर सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और देखते ही देखते वो जादुई कुआं एक कुएं के आकार का आलीशान घर बनाकर तैयार हो जाता है। माँ, ये जादुई कुएं का घर तो कितना आलीशान लग रहा है। सुमित्रा अपनी तीनों बेटियों को लेकर उस जादुई कुएं के घर में रहना शुरू कर देती है और कुछ दिन बाद उस जादुई कुएं के घर में ही सुमित्रा अपना ढाबा भी खोल लेती है। अगले दिन, माँ भैया, मुझे ये ढाबा कुछ यूनिक लगता है, चलिए इसके अंदर जाकर खाना खाकर आते हैं। पूरा परिवार सुमित्रा के जादू कुएं के ढाबे के अंदर जाते हैं, जहां सुमित्रा सबके लिए पकवान बनाती है और जो पकवान सबको बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। सही कहा मालती तुमने, ये ढाबा जितना यूनिक है इसका पकवान उतना ही स्वादिष्ट है। अब सुमित्रा का जादुई कुएं का घर और ढाबा बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगता है। सुमित्रा भी अपने जादुई ढाबे पर लोगों को फ्री में खाना खिलाती और खुशी खुशी अपने जादुई कुआं घर में अपनी खुशहाल जिंदगी बिताने लगी थी। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।